हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा 1000 MCQs प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में हम लोग जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोगों ने इसमें लिए हैं। देखिएगा जो 1000 MCQ है, इसकी प्लेलिस्ट हम लोगों ने अपने चैनल पे बना रखी है। उसमें इसकी और हिस्ट्री और भी जो भी पॉलिटी और जो भी अदर सब्जेक्ट है उन सबके भी हम लोग इसमें प्ले एक वीडियो जो है बना देंगे, जिसमें 1000 MCQs होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी ज्योग्राफी सेक्शन आज। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका। द थ्योरी दैट डायनासोर्स वर ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन बाय द आफ्टरमैथ ऑफ अ लार्ज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ऑन द अर्थ वाज गिवन बाय। तो थ्योरी है जिसमें ये बताया गया कि जो एक एस्टेरॉयड था जो धरती से टकराया और उसके बाद डायनासोर जो थे वो एक्सटेंट हो गए। तो किसने दी है? आपका ऑप्शन है विलियम रॉन्टजन, लुइस एल्वरेज, हेनरी मोसले और विलियम क्रूक्स। सोचिए क्या होगा। आइए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है लुइस एल्वेज। लुइस एल्वेज ने कहा है द थ्योरी दैट डायनासोर्स वर ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन बाय द आफ्टरमैथ ऑफ अ लार्ज एस्टेरॉयड इम्पैक्ट ऑन द अर्थ वाज गिवन बाय लुइस एल्वेज। ठीक, मतलब कि भारत में जो एस्टेरॉयड टकराया था जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, वो थ्योरी हमारी दी है लुइस एल्वरेज ने। लुइस वॉल्टर एल्वरेज, जिनका पूरा नाम था, was an American experimental physics inventor professor who was awarded the Nobel Prize in Physics in 1968। मतलब कि इनको नोबेल प्राइज मिल चुका फिजिक्स में 1968 में। द अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स कमेंटेड लुइस एल्वरेज वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड प्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पज से देख लीजिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कि इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में 1968 में। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ डैश। मतलब कि जो सन का 70% हिस्सा है वो किसका बना हुआ है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हीलियम। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। द सन इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। सूरज में बहुत सारी गैसें हैं, जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूंट है वो है हाइड्रोजन जो 70% अप्रॉक्स। उसके बाद है हीलियम जो कि 28% अप्रॉक्स, और जो कि अदर गैसेज है जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 1.5% इसका बनाती हैं। एंड द अदर 0.5%, मतलब कि जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है 1.5% बनाते हैं, और जो बाकी 0.5% है वो डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं। ठीक, जिसमें से लाइक नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, इस तरीके की जो है 0.5% इसका कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक, तो आपका ऑप्शन है बेटेलिग्यूज, एलिमैन, रीगेल या एटा ओरियोनिस। तो इसका आंसर देखते हैं, सोचिए क्या होगा। इसका आंसर है रीगेल। ओरियन इज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द विंटर कॉन्स्टेलेशन। सम ऑफ इट्स स्टार इंक्लूडिंग बेटेलिग्यूज एंड रीगल आर अमंग द ब्राइटेस्ट स्टार। देखिएगा इस तरीके का ये, इसको देखिएगा बहुत ही वाकई में बहुत सुंदर है। जब आप इस पे गूगल पर सर्च कीजिएगा तो इस तरीके का कॉन्स्टलेशन है, जो रीगल कॉन्स्टलेशन है ये पूरा। और इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है ये। ठीक, मतलब कि ये जो पूरा कॉन्स्टलेशन है इसका नाम है ओरियन, और इस ओरियन कॉन्स्टलेशन का पार्ट है रीगल स्टार, जो कि इस तरह का है। जब आप इसको जूम करेंगे तो वो ऐसा दिखता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रिफर टू डैश। ब्लड मून किसको कहा गया है? जब होता है सोलर इक्लिप्स, क्रिसेंट मून को, ल्यूनर इक्लिप्स या फुल मून को। तो क्या होगा इसका आंसर? आइए देखते हैं। इसका आंसर है आपका ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान जो मून हम लोगों को दिखता है उसको कहते हैं ब्लड मून। अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स इज समटाइम्स कॉल्ड अ ब्लड मून बिकॉज ऑफ द रेडिश टिंज the full moon takes on when the fully eclipsed. The term is also frequently used to describe full total lunar eclipse that occur in a row. Earth atmosphere filter out blue light। देखिएगा टोटल ल्यूनर इक्लिप्स जब होगा तब ये ब्लड मून आपका आएगा। ब्लड मून क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ द रेडिश टिंज द फुल मून टेक्स ऑन व्हेन फुली एक्लिप्स। देखिएगा जब ये पूरा इसको सूरज की रोशनी मतलब अर्थ की रिफ्लेक्शन इस पे पड़ेगी तो पूरा ढक जाएगा। तो इस तरीके का ये आपको दिखेगा, केवल इसकी मतलब ये जैसे कि ये चांद दिखेगा इस तरीके का पतली से गोल गोल लेयर। इसी को कहा गया है ब्लू मून, ब्लड मून। ठीक, ब्लड मून की को कब कहा गया? द टर्म इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज टू डिस्क्राइब फोर टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। देखिएगा जब 4 लूनर सूर्य चंद्रमा ग्रहण लगातार पड़े तब ये जो है आज जो चौथा आता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड मून। अर्थ एटमॉस्फेयर फिल्टर आउट द ब्लू लाइट। लेकिन हम लोगों को ब्लू लाइट इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जब ये ब्लू पूरा ब्लू हो जाता है तो जो पृथ्वी पे इसकी रोशनी आती है वो रिफ्लेक्ट होने के दौरान हम लोगों को नहीं समझ में आती और धीरे धीरे आके फिल्टर आउट एक तरह से हो जाती है, और जो इसका केवल जो साइड का पार्ट होता है ये हम लोगों को दिखता है। ठीक, आगे देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन डैश। भारत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ पर है?
आपके ऑप्शन है शिलोंग, इंदौर, नैनीताल या बेंगलोर। आंसर देखते हैं इसका, सोच लीजिए क्या होगा। इसका आंसर है बेंगलोर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विद इट्स हेड क्वार्टर इन बेंगलोर, बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है, इज अ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आई कंडक्ट रिसर्च प्राइमरी इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। तो देखिएगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वो कहाँ का रिसर्च करता है, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, और इसी दोनों से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें। इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ लीडिंग रिसर्च सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स इन इंडिया। तो कुल मिला के जो एस्ट्रो से रिलेटेड जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और ये कहाँ पर है, ये है आपका बैंगलोर में। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, भारत में उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को और क्या नाम दिया गया है, देवाऋषि, महर्षि, सप्तऋषि या स्वदेशी। ठीक, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको कहा गया सप्तऋषि। उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि। ईच ऑफ दीज स्टार रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द सप्तऋषि और सेवन सेजेस, दैट इज भृगु, अत्रि, अंगिराज, वशिष्ठ, पुलास्त्य और पुला। ठीक, तो देखिएगा ये जैसे कि भारत, जैसे कि जो मतलब मेन एक इंटरनेशनल बॉडी उसने इसको जो कॉन्स्टिलेशन को नाम दिया वो उर्सा मेजर। ठीक, लेकिन भारत में जो ट्रेडिशनल नाम हम लोग इसको देते हैं वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि 7 ऋषियों से बन के एक कॉन्स्टिलेशन स्टार बना है। ठीक, अब वो 7 ऋषि कौन कौन से हैं, जिनमें भृगु, अत्रि, अंगिराज, वशिष्ठ, पुलास्त्य और पुला। ठीक, तो यही जो 7 एक तरह से देखिएगा इस तरीके से होते हैं। ये कभी भी आप आसमान में देखिएगा तो आपको ज्यादातर दिख ही जाते हैं इस तरीके से कॉन्स्टिलेशन जो बनता है, इसी को कहा गया है सप्तऋषि। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ प्लेट विच फिट्स टुगेदर लाइक अ जिगजॉ पजल। कौन सा भारत की ऐसी आउटर लेयर है जो कि एक मतलब प्लेट से बनी है और जो ऐसे फिट हुई है जैसे कि एक जिगसॉ पजल होता है। जैसे आपने जिगसॉ देखा होगा ना, जैसे इस तरीके के जो पजल होते हैं ये। ठीक, ये इस तरीके के। ठीक, तो आपस में फिट हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा, लिथोस्फियर, बायोस्फियर, मेसोस्फियर या एस्थेनोस्फियर। सोचिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका आंसर आपका लिथोस्फियर। दिस द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द लिथोस्फियर इज मेड ऑफ प्लेट which fit together like a jigsaw puzzle. This solid but light with plate seem to float on top of the more dense fluid layer underneath। मतलब कि देखिएगा ये जो लिथोस्फियर है ये इस तरीके का होता है जैसे कि आपस में फिट इस तरह से होता है जैसे कि एक जिगसॉ पजल होता है। ठीक, और ये एक तरह से ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि जो इसकी नीचे वाली लेयर है वो सेमी लिक्विड उसमें होती है। ठीक, इसलिए मतलब सेमी लिक्विड का बहुत हल्के उसमें होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लिथोस्फियर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The uppermost layer of the earth's surface is called dash, mantle, magma, core, crust। तो ये सभी हम लोगों को पता होगा, इसका आंसर होगा आपका crust। The earth crust is a thin shell on the outside of the earth which account for less than 1% of earth volume. It is top component of the lithosphere, which is a division of earth layer that include the crust and the upper part of the mantle. The lithosphere is broken into tectonic plates that move, allowing heat to escape from the interior of the earth into space। देखिएगा जैसे कि अलग अलग पार्ट में ये देखिए, एक इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट होता है। तो इस मेंटल का जो ऊपर पार्ट होता है, सपोज ये यहाँ से आपका क्रस्ट चालू हो जाता है और जो पूरी जो मेन धरती के बाहर का हिस्सा होता है वो यहाँ तक आता है आपका पूरा क्रस्ट। ठीक, तो पूरा जो लिथोस्फियर है ना वो इतने पार्ट में डिवाइड होता है और जिसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये वाला, उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक, इसमें हल्की हल्की मूवमेंट होती रहती है ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स, और इसी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी है वो बाहर निकलती है। ठीक, तो ये देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर या मर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, आइए देखते हैं। इसका आंसर आपका जुपिटर। यूरोपा इज स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 गैलियन मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर and the sixth closer to the planet of all the 79 known moons of Jupiter. It is also the sixth largest moon in the solar system। देखिएगा जुपिटर में बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा है जो सबसे ज़्यादा मून आते हैं वो आपके जुपिटर में आते हैं, अप्रॉक्स 79। अब हालांकि अभी रिसर्च हुआ है उसमें शायद 1 या 2 बढ़ गए, इसको एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। तो अब जो 79 फिलहाल अब इसमें, लेकिन अब 1-2 शायद बढ़ गए। तो उसमें से जो सिक्स्थ क्लोजेस्ट मून है जुपिटर का वो है आपका यूरोपा। ठीक, और अप्रॉक्स इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 गैलियंस मून, जो कि 4 गैलियंस मून है जुपिटर के, उसमें से जो यूरोपा है वो सबसे छोटा है। इट इज ऑल्सो द 6th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम।
जो 4 मून गैलियन है, जो बड़े बड़े मून है उसमें छोटा है, लेकिन ये 6th लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। जितने भी हमारे मून है, जितने अलग अलग प्लैनेट्स के मून है, उसमें ये 6th नंबर का सबसे बड़ा मून है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली बीट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए एंड डैश ऑक्यूटेशन ऑफ जुपिटर, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स या टोटल सोलर इक्लिप्स। तो सोचिए इसका आंसर कब होगा कि बेले बीट्स जो है वो कब आपको दिखेंगे। आइए देखते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान आपको बेले बिट्स दिखते हैं। बेले बिट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स। द बेले बिट्स इफेक्ट और डायमंड रिंग इफेक्ट इज अ फीचर ऑफ एनुअल टोटल एंड एनुअल सोलर इक्लिप्स। मतलब साल में जो एक चंद्र ग्रहण पड़ता है और जो कि पूरा चंद्र ग्रहण होता है, उसमें ये बेली बीट्स आपको नजर आते हैं। बेली बीट्स होते किस तरह के, ये देखिए इस तरह के। ये एक देखिए, यदि आप ध्यान से देखिए तो एक रिंग टाइप का फॉर्मेट है जिसमें ये डायमंड की तरह चमकता है। ठीक, इसी वजह से इसको कहा गया बेले बीट्स। बीट्स मतलब क्या होता है, मोती टाइप का। तो देखिए जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको मोती टाइप का दिखेगा, इसलिए इसको कहा गया बेले बीट्स। ये कब दिखता है, टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लाइफ स्टाइल, हाँ, इन द लाइफ स्टाइल ऑफ अ स्टार द स्टेज नेबुला रिफर्स टू डैश। मतलब कि जो स्टार की अलग अलग जो 5 तरीके की इसकी लाइफ साइकिल होती है स्टार की। ठीक, उसमें से जो नेबुला स्टेज है वो कब आती है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है द स्टेज व्हेन द आउटर लेयर एक्सपैंड कूल डाउन एंड बिकम लेस ब्राइट, द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, द आउटर सेल ऑफ अ स्टार। तो किस में इसको नेबुला स्टेज कहा गया है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन को कहा गया इसका नेबुला स्टेज। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, स्टार्स आर फॉर्म इन क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। जो स्टार बनते हैं वो गैस एंड डस्ट के थ्रू बनते हैं। ठीक, नोन एज नेबुला। जो नेबुला बनता है वो गैस और डस्ट का जब क्लाउड एक फॉर्म हो जाता है उसी समय जो उस स्टेज होती है उसको कहा गया नेबुले। हाउएवर द हाइड्रोजन फ्यूल दैट पावर्स द न्यूक्लियर रिएक्शन विद इन स्टार विल बिगेन टू रन आउट एंड दे विल एंटर द फाइनल फेज ऑफ देयर लाइफ टाइम। और फाइनली इसी के बाद, इसी स्टेज के बाद जो है इसकी फाइनल स्टेज आ जाती है जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलना चालू हो जाता है। ठीक, देख लीजिएगा, ये देखते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेले कॉमेट। 30 to 31 years, 45 to 46 year, 85 to 86 year, 75 to 76 year। हेले कॉमेट क्या होता है, ये कॉन्स्टलेशन होता है स्टार्स का, जो कि एक समय में देखा जाता है, बहुत सालों में एक बार देखा जाता है। तो कब देखा जाता है, 30 से 31, 45 से 46, 85 से 86 या 75 से 76। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। आपका आंसर है 75 से 76। हेले कॉमेट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस कॉमेट। इट इज अ पीरियोडिक कॉमेट एंड रिटर्न्स टू अर्थ विकिनिटी अबाउट एवरी 75 to 76 ईयर, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू सी इट ट्वाइस इन हिज और हर लाइफ टाइम। मतलब कि 75 से लेकर 76 साल में एक बार भारत की तरफ आता है। ठीक, ये देखिए इस तरह का कॉमेट होता है। देखिएगा कॉमेट उड़ता हुआ एक तरह का तारा लगता है। ठीक, और इसकी चमक इतनी तेज होती है कि इसको आप अलग ही से देख लेंगे कि हाँ ये कुछ स्पेशल है। इसी वजह से इसको एक अलग नाम दिया गया है, हेले कॉमेट। ठीक, ये देखिए इस तरह से भारत की तरफ ये आता है और ये देखा जाता है हर 75 से 76 ईयर में। आइए दूसरा देखते हैं। ल्यूसीफर इज अनदर नेम फॉर प्लैनेट। ल्यूसीफर किस प्लैनेट का दूसरा नाम है, जुपिटर, मार्स, वीनस या सैटर्न। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। इसका आंसर आपका वीनस। एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ल्यूसीफर इज क्लासिकल मिथोलॉजी मीन्स लाइट ब्रिंगर। मतलब कि लाइट जो चमकने वाला प्लेनेट है उसको वीनस से नाम दिया गया है। वीनस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ल्यूसीफर ड्यू टू इट फीचर ऑफ बीइंग द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि भारत में जो भी अंतरिक्ष में जो भी प्लेनेट है उसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है वो है वीनस। ठीक, और ये वीनस पृथ्वी से भी यदि आप एक एग्जैक्ट लोकेशन पे हो तो भी आप इसको इवनिंग में देखा जा सकता है आराम से, अगर आप उसकी जो पोजीशन है उस पर ठीक खड़े हैं। और ये क्योंकि इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए इसको नाम दिया गया है ल्यूसीफर। ल्यूसीफर क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो मिथोलॉजी मीन्स होता है लाइट ब्रिंगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ एफेलियन द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखिए दो तरीके की पोजीशन होती है, एक होती है पेरिलियन, ठीक, एक आपकी होती है एफेलियन। एफेलियन मतलब होता है कि सन और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा दूरी कब होगी। और पेरिलियन मतलब होता है कि सन और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा नज़दीकी कब होगी। तो इसमें आपसे पूछा एफेलियन, एफेलियन मतलब सन और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा दूरी कब होगी। तो दूरी की जो डिस्टेंस वो क्या होगी, 137
152, 147 या 142? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। The 152 million kilometer is the distance that the distance between the sun and the earth during the aphelion. The approximate distance between the earth and the sun is 152 million kilometer. Aphelion is the point of the earth orbit is the farthest away from the sun. ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि सन से सबसे ज़्यादा दूरी की जो पोजीशन होगी पृथ्वी की उसको कहा गया एपिलियन। ये 152 किलोमीटर की होती है। पेरिलियन इज द पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट दैट इज नियरेस्ट टू द सन। ये पेरिलियन जो पॉइंट है भारत सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। मतलब कि वो कौन सी प्रोसेस है जो मूव करती है, बढ़ाती है और बनाती है कुछ पोर्शंस पृथ्वी के क्रस्ट में, जैसे कि पहाड़ हो गया, आपका प्लेटी हो गया, या समझ लो एक रिच टाइप का हो गया या कोई गड्ढा टाइप का हो गया, तो ये कब बनाती है? डेन्यूडेशन, वॉल्केनिज्म, वेदरिंग या डायस्ट्रोफिज्म? तो इसका आंसर सोचिए क्या होगा। आइए देखते हैं। इसका आंसर आपका डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इन्वॉल्व फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। डायस्ट्रोफिज्म एक प्रोसेस होता है जिसमें फोल्डिंग, मतलब कि इसमें देखिएगा इस तरह से हो जाएगी अर्थ, या तो फ्लैट मतलब इस तरह से हो जाएगी ये। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मतलब कि दूरियां इसमें हो जाएंगी। इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अ जियो टेक्टोनिक, मतलब जियो टेक्टोनिक्स का ये प्लाट है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, उसी मूवमेंट का जो एक प्रोसेस है उसको कहा गया डायस्ट्रोफिज्म। Denudation involves the process that cause the wearing away of earth surface by moving water. Denudation मतलब होता है जो भी मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है ऊपर वाला हिस्सा, उसमें कोई भी चेंजमेंट हो जब पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज होता है, या तो वो आइस के थ्रू या विंड के थ्रू एंड बाय वेव्स के थ्रू, लीडिंग टू अ रिडक्शन इन एलिवेशन एंड इन रिलीफ लैंडफॉर्म ऑफ एंड ऑफ लैंडस्केप। तो जब ये डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है तो भी अलग अलग फॉर्म ले लेता है, जैसे कि पहाड़ का ले लेगा, या कुछ मिट्टी जब इधर हो गई तो एक तरह का बैंक जो कि अबव द ग्राउंड होता है इस तो वो बन जाता है। तो अलग अलग चीज़ें ये लोग फॉर्म कर लेते हैं। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डैश मतलब अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर या क्रस्ट? आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका आउटर कोर। द आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड मेंटल इन द आउटर कोर ऑफ द प्लेनेट जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा जो कोर है हमारा, जो कि इंटीरियर पार्ट होता है हमारी पूरी पृथ्वी का, उस वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। देखिए ये कोर है, तो ये आपका हो गया इनर कोर और ये होगा आपका आउटर कोर। तो जो आउटर कोर वाला हिस्सा होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे? ऑन अर्थ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड मेटल इन द आउटर कोर ऑफ द प्लेनेट जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो होता क्या है, देखिए जो हमारा पृथ्वी का एकदम इंटीरियर पार्ट है उसमें हम लोगों को मालूम है ये सब चीज़ें लिक्विड में होती हैं, तो यही लिक्विड मेटल में भी होगी। तो जब यही आपस में आउटर कोर में फ्लो किया करती हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों जनरेट होता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉज दिस इलेक्ट्रिक करंट टू फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड विच एक्सटेंड अराउंड द प्लैनेट। देखिए ये हमारा सपोज ये आउटर कोर है, ठीक। अब इसमें जो लिक्विड मेटल होगी वो मूव करेगी, तो जब ये मूव करेगी तो इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से जनरेट करती है। अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया यहाँ पे, फिर जब हमारी रोटेशन होती है अर्थ की तो वो इस इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। हम लोगों ने पढ़ा है ना फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स थंब रूल, तो वही फ्लेमिंग थंब रूल इसमें रखता है। और इसी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ दैट इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर इनटू मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड मेक इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गैनीमेड इज नॉट करेक्ट। मतलब गैनीमेड जो कि हमारा जुपिटर की एक से वो है मून, उसके बारे में क्या सही नहीं है? It is bigger than Mercury. It is largest natural site in our solar system. It is only moon known to have its own internally generated magnetic field. It revolves around Saturn. इसका देखते हैं। It revolves around Saturn, ये गलत है। Ganymede orbit Jupiter. Ganymede जो है वो जुपिटर का पार्ट है, मैंने अभी आपको पहले बताया था। डिस्टेंस 10,70,400 किलोमीटर एंड कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन। और ये ऐसे घूम मतलब वही मून जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें बताया गया कितने डिस्टेंस पे बना हुआ है, यानी मतलब कितनी डिस्टेंस है जुपिटर से। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? मार्स, यूरेनस, नेपच्यून या वीनस? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। इसका आंसर आपका वीनस। वीनस को अर्थ ट्विन्स मतलब अर्थ का ही ट्विन कहा गया। हैज़ अ थिक टॉक्सिक एटमॉस्फियर
with carbon dioxide and is perpetually shrouded in thick yellowish cloud of mostly sulfuric acid that trap heat causing a runaway greenhouse effect। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, वीनस को हमारे भारत का ही जो है वही एक तरह से ट्विन कहा गया, क्योंकि जो इसकी जो इसका सरकमफेरेंस है वो भारत के ही लगभग बराबरी पे है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसको एक गैस वील्ड वो कहा गया है प्लैनेट। गैस वील्ड प्लैनेट क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरे टाइम में क्लाउड से ढका रहता है, और क्लाउड से ढका रहता है तो क्लाउड्स कौन से होते हैं, वो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बने। कौन से कलर के होते हैं, थिक और येलोइश कलर के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो गैस है वो इधर ही ट्रैप करके रखते हैं, तो मतलब ये एक तरह से गैस चैम्बर पूरा प्लैनेट बन जाता है, इसीलिए ये ब्राइट भी बहुत करता है, और इसीलिए इसको कहा गया ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक, ये था पूरा वीनस के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ के इक्वेटर में एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, मतलब कि जो नॉर्थ और साउथ है अर्थ इक्वेटर का, उसके लिए एंगुलर डिस्टेंस जो है प्लेस पे, उसको क्या टर्म यूज किया जाता है, हेमिस्फीयर, पोल, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका लैटिट्यूड। इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर और द इक्वेटर ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यूजुअली एक्सप्रेस इन डिग्रीज एंड मिनट्स। तो देखिएगा जो एंगुलर डिस्टेंस होती है नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर की, उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, वो जनरली हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं, और उसको डिनोट जो करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा होता है लैटिट्यूड। तो कुल मिला के उन्होंने पूछा था, सपोज ये अर्थ है हमारी, ठीक, ये इक्वेटर है। अब इसी के जो ऊपर का हिस्सा होगा इस तरह से एंगुलर डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आपका होगा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को मेजर किस में करते हैं, डिग्री और मिनट्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डे डज द समर सॉलिस्टिस अगर इन नर्दर्न हेमिस्फीयर। नर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा, 22 दिसंबर, 31 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून। तो इसका आंसर हम सभी को पता ही होगा आपका 21 जून। आइए देखते हैं। 21 जून। The summer solstice occurs sometime between 20 June and 22 June in the northern hemisphere and between December 20 to 23rd December in the southern hemisphere। तो देखिएगा जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस होगा, तो हमारे जो मतलब ऊपरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा आपका विंटर सॉलिस्टिस। और विंटर सॉलिस्टिस हमारा कब होता है, वो होता है हमारा 22 दिसंबर को। हालांकि एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट हमारी होती है 20 से लेके 23 दिसंबर के बीच में। उसी तरह ऊपर जो समर सॉलिस्टिस वो होता है 20 जून से लेके 22 जून में। तो एक कॉमनली डेट हम लोगों ने ले रही है वो 21 जून, और इसमें 22 दिसंबर। ठीक, हालांकि कभी कभार पहले बाद में भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। मतलब कि भारत में इक्विनॉक्स कब होगा, ठीक, डे ऑफ विंटर सॉलिस्टिस, डे ऑफ समर सॉलिस्टिस, एन ऑर्बिटल पिन और डे ऑफ इक्विनॉक्स। तो इसको सभी को मालूम है, इसको कहा गया डे ऑफ इक्विनॉक्स। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसे कोई पढ़ने वाला नहीं। 20 मार्च से 23 सितंबर के बीच में होता है। समर सॉलिस्टिस हमारा 21 जून में होता है, विंटर सॉलिस्टिस हमारा 22 दिसंबर में होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर। मतलब कि जैसे कि ये है, पहले इसमें ऑप्शन देख लीजिए फिर समझ आता हूँ। 111 किलोमीटर, 133 किलोमीटर, 145 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 111 किलोमीटर। ये देखिए होता क्या, ये हमारा लैटिट्यूड है। तो अब पूछा गया, बहुत सारे लैटिट्यूड होते हैं इसमें 180। तो अब पूछा गया कि इन दोनों लैटिट्यूड में जो डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर की होती है, तो वो आपका किलोमीटर की होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है ये। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। इससे रिलेटेड और भी जो इसकी प्ले सीरीज है वो भी हम लोग आपको लेके आएंगे। पूरे हम लोगों का टारगेट है कि आपका सीजीएल एग्जाम तक 1000 क्वेश्चन हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा दें। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर के उठा लें। 1000 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही सेलेक्टेड लेके आएंगे, जो आपके पेपर में आने ही आने, और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो बस आप इसको देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम लोगों ने अदर भी अपनी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर भी जाके देख लीजिए। तो आपको कहीं से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं वीडियो से हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।